vibrating system subjected to forced our damped vibrating system subjected to external excitation F1 and Ft। ठीक है, तो उसके लिए हमने जनरल प्रोसीजर देखा कि जो है वो किस तरह से इक्वेशंस जो हैं हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इन मॉडलिंग किस तरह से करेंगे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेटिंग सिस्टम्स की, और जो है उसके बाद किस तरह से उनकी हम मैथमेटिकल जो इक्वेशंस हैं वो ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो अब हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके एक सिंपल सा केस अज्यूम करते हैं। आपके पास स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। ठीक है, तो फ्री वाइब्रेशन आज की जो टॉपिक है वो है फ्री वाइब्रेशन एनालिसिस ऑफ अनडेम्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम, अनडेम्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने जो दो इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट की थी, तो नाउ पुट F1t, क्योंकि हम फ्री वाइब्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं तो एक्सटर्नल एक्साइटेशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, और अनडैम्प्ड सिस्टम है तो C1 और C2 जो हैं, C1 C2 और C3 जो हैं वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देन वी हैव, उसके बाद हमें कौन सी इक्वेशंस मिलेंगी? अब हम जो है वो अनडेम्प्ड फ्री वाइब्रेटिंग सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इक्वेशंस मिल जाएंगी, इक्वेशंस जो हैं वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाएंगी कि m1x1 डबल डॉट प्लस k1 प्लस k2 इंटू x1 माइनस k2 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन 4 के अंदर, जिसके अंदर लिखा हुआ है m2x2 डबल डॉट माइनस k2x1 डबल डॉट x1 डॉट x सॉरी k2x of x1t प्लस k2 प्लस k3 इंटू x2t। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर द मासेस m1 एंड m2 ऑक्सीलेट हार्मोनिकली। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि जब फ्री वाइब्रेशन हो रही है सिस्टम के अंदर, उस टाइम पे मासेस जो हैं वो हार्मोनिक एक्साइटेशन मतलब वो हार्मोनिकली मूव कर रहे हैं, उनकी मोशन का पैटर्न जो है वो हार्मोनिक है विथ द सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है दोनों मासेस की सेम है। ठीक है, ओमेगा with the same frequency and as and a phase angle भी दोनों की सेम है, but with the different amplitude, then the solution may be assumed as, लेकिन उन दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट है, ये हम फिलहाल असम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, कि जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहे हैं और फेज एंगल भी सेम है और डिफरेंट एम्पलीट्यूड है। तो केस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो x1t विल बी इक्वल टू x1 cos ओमेगा t प्लस फाई, और x2t विल बी इक्वल टू x2 cos ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, तो अब हम इनकी x1 डॉट फाइंड आउट करेंगे, x डबल डॉट फाइंड आउट करेंगे, और ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो x1 डॉट विल बी इक्वल टू x1 डबल डॉट विल बी इक्वल टू माइनस x1 ओमेगा स्क्वायर कास ओमेगा टी, क्योंकि इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो होगी माइनस x1 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, उसके बाद आप इसकी दूसरी डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस x1 ओमेगा स्क्वायर कास। ये विजिबल है आपके पास? मतलब विजिबिलिटी इसकी किस तरह से सही है या काफी काफी ये तो काफी धुंधला है सर, मतलब कि काफी धुंधला है? तो आप बता भी तो नहीं रहे। नहीं, लेकिन सर वो मतलब कि थोड़ा सा ध्यान लगाने से मामला बन नहीं रहे ना, कदम कदम। आपकी ब्राइटनेस कम करने या ज़्यादा करने से हमें कोई फर्क पड़ता है सर? नहीं, ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करने से नहीं पड़ता। मेरे पास जो है वो ये चीज़ शायद इसके अंदर है, इसकी पिक्चर निकली हुई है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ, अगर उसमें कुछ ज़्यादा सही दिख रहा है तो आप
अभी वर्ड फाइल आपके पास हो रही है? जी सर। ये सही है कुछ, या ये भी इस तरह से है? सर है उसी तरह से, लेकिन बस सही है, नजर आ जाएगा। सर थोड़ा जूम कर लें। और थोड़ा सा शायद पीडीएफ और इसमें कोई फर्क ज्यादा नहीं होगा, नहीं? फर्स्ट पेज इसका खराब है, नहीं, उसके बाद आगे वाला पेज सही है। बाकी जो है फर्स्ट पेज में थोड़ा मसला है, तो पीडीएफ को ही शेयर कर देते हैं। जी, तो उसके बाद हम इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव करके जो हमने रिस्पॉन्सेज अज्यूम किए हैं उनकी डेरिवेशन करके हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 के अंदर। ठीक है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द टाइम, क्योंकि ये इक्वेशन, अब इन इक्वेशन के अंदर या तो इसको ज़ीरो होना है या इसको इक्वल टू ज़ीरो होना है, इन ऑर्डर टू हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ टर्म इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब हम जो है वो इसको अगर हम ज़ीरो कर रहे हैं तो आपको रेस्पॉन्स की इक्वेशन या रेस्पॉन्स का डिटर्मिनेंट जो है वो मिल सकता है। तो उसके बाद इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द टाइम द टर्म बिटवीन द ब्रैकेट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। दिस गिव्स के आप ये इक्वल टू ज़ीरो होगा और ये भी इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है अब भी ये इक्वेशन जो है वो दो अननोन के अंदर इक्वेशन है, एक x1 है और दूसरा x2 है, दोनों जो हैं वो साइमल्टेनियसली सॉल्व होंगी। और उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम उनका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिखें, बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। फ्री वाइब्रेशन में इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ। फ्री वाइब्रेशन एनालिसिस ऑफ एन अनडेम्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेटिंग सिस्टम। तो कल वाले क्लास में आपने लिखा था उन इक्वेशन के अंदर, नाउ पुट F1 इज इक्वल F1t इज इक्वल टू F2t इज इक्वल टू 0 एंड C1 C2 एंड C3 इज आल्सो इक्वल टू 0 अनडेम्ड सिस्टम के लिए इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो आप उन इक्वेशंस को रिड्यूस करके आपको इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 मिल जाएंगी। ये कैसे? Free vibration analysis of an undamped system. For the free vibration analysis of undamped system, F1t is equal to F2t is equal to 0. If the damping is disregarded undamped system के लिए, तो आपको इक्वेशंस जो हैं वो इस फॉर्म में मिल जाएंगी।
सर ये दो जो रिस्पॉन्सेज हमने निकाले x1 और x2 वाले, जी जी। ये तो पहले की हमारी मतलब कि काविश है ना, मतलब कि पहले से हमने एक वो बनाया हुआ था कि रिस्पॉन्स किसी भी हार्मोनिक का ऐसा आता है। हम फिलहाल अज्यूम कर रहे हैं, we are interested in knowing whether mass 1 and mass 2 can oscillate harmonically with the same frequency and phase angle with different amplitude। ठीक है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हार्मोनिक मोशन assuming that it is possible to have the harmonic motion, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है कि दोनों मासेस को हार्मोनिक मोशन हो with same frequency and the same phase angle। ओके। ठीक है, तो अब ये जो है हमने वैल्यू पुट किया, उसके बाद हम कह रहे हैं कि इन दोनों की प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो इन दोनों में से किसी एक को का ज़ीरो होना ज़रूरी है। ठीक है, तो -m1 ओमेगा स्क्वायर प्लस k1 प्लस k2 इंटू x1 माइनस k2 x2 इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी जो इक्वेशन है -k2 x1 प्लस -m ओमेगा स्क्वायर, ये इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो which represent the two simultaneous homogeneous algebraic equation, ये algebraic equation है, इसके अंदर कोई डेरिवेशन इन्वॉल्व नहीं है। इक्वेशन इन द अननोन ऑफ x1 एंड x2, जिसके अंदर दो अननोन्स हैं x1 एंड x2। इट कैन बी सीन फ्रॉम द इक्वेशन। सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये कौन सी बात आ गई कि जो है वो सिंस इन इक्वेशन दिस द टर्म्स बिटवीन ब्रैकेट्स मस्ट बी ज़ीरो। कौन सी बिटवीन? ये कोस ओमेगा टी प्लस फाइव वाली? ये अब दो प्रोडक्ट अगर किसी दो चीज़ों की आपने रूट्स फाइंड आउट किए होंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि x माइनस, लेट सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो इसके रूट्स हैं 2 और 3, तो हम लिखते हैं कि x माइनस 2 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में x माइनस 3। ठीक है, अगर इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो है तो इन दोनों में से किसी दोनों को इक्वल टू ज़ीरो हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है। अगर दो चीज़ों की प्रोडक्ट ज़ीरो है तो उनमें से कोई भी एक जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है, तभी तो उनकी प्रोडक्ट ज़ीरो है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको ले रहे हैं कि ये ज़ीरो के बराबर है। ओके 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 ओके। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि which represent two simultaneous homogeneous algebraic equation unknown in x1 and x2, it can be seen that equation number 5.8 is satisfied by the trivial solution। अगर या तो हम इनका ट्राइवल सॉल्यूशन फाइंड आउट करके कह लें कि एम्पलीट्यूड दोनों मासेस का ज़ीरो है। ठीक है, फ्री वाइब्रेशन जब आप इनिशियल एक्साइटेशन दे रहे हैं तो दोनों मासेस किसी एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट ही नहीं कर रहे। एक तो सॉल्यूशन ये है कि हम x1 का भी ज़ीरो वैल्यू रख लें और x2 का भी वैल्यू
ज़ीरो रख लें। आपने पढ़ा होगा ट्राइवल सॉल्यूशन और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन इन डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज दैट देयर इज़ नो वाइब्रेशन, जिसका मकसद ये है कि x1 और x2 अगर ज़ीरो है कैपिटल में तो मतलब वाइब्रेशन हो ही नहीं रही। पर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन ऑफ x1 एंड x2 के जो ज़ीरो के इक्वल ना हो, ठीक है, तो मतलब x1 का कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो और x2 का भी कोई ना कोई वैल्यू हो एम्पलीट्यूड का, तो जो है फॉर द नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन ऑफ x1 एंड x2 द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x1 एंड x2 मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इनके डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए। अब इनका डिटर्मिनेंट आप किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि x1 के साथ कौन सा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है वो आप रखेंगे, ठीक है। फिर दूसरे कॉलम में जो है वो आ जाएगा जो x2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से नीचे वाली इक्वेशन के अंदर फर्स्ट कॉलम सेकंड रो के अंदर वो एलिमेंट आएगा जो x1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर वो एलिमेंट आएगा जो x2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व किस तरह से करेंगे, डिटर्मिनेंट के अंदर हम जो है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है वो मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो अब ये शायद नोट्स में अब क्लियर है थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है वो चलिए यहीं से लिखिए, ठीक है। तो जब आप इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद m1 m2, क्योंकि यहाँ पर m1 है m2 है और ये पहले इससे मल्टीप्लाई, ये टर्म फर्स्ट पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से, फिर उसके बाद ये टर्म इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो जो है वो आप सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा कि m1 m2 ओमेगा पावर 4 माइनस k1 प्लस k2 इंटू m2 प्लस k2 प्लस k3 इंटू m1 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय k1 प्लस k2 मल्टीप्लाइड बाय k2 प्लस k3 माइनस k2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में जो है वो क्वाड्रेटिक या ये जो है वो फोर्थ पावर वाली इक्वेशन है जो जिसको अब हम सॉल्व करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज हम फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।
The equation number 5.9 is called the frequency or the characteristic equation because its solution yield the frequency or the characteristic values of the कहाँ तक लिखा है 09 yes ये 09 02 05 52 तो थोड़ा सा ऊपर गिरेगा। चलो स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। जी ये लिखिए इक्वेशन नंबर 5.9 is called frequency or the characteristic equation because its solution या यहाँ से लिखें ठीक है। ये इक्वेशन अभी आपने लिख ली है ठीक है। इसको अब आप टर्म्स दे दें कि ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ठीक है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है सी को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा लास्ट वाला पूरा टर्म ठीक है। अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 द इक्वेशन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी आर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ठीक है। तो उसके बाद हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस कामा ओमेगा 2 स्क्वायर क्योंकि इसके अब दो रूट्स होंगे ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस बी प्लस माइनस इस तरह से। यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है बी का वैल्यू है माइनस m1 k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस जो है वो m2 और इसके साथ है k1 प्लस मल्टीप्लाई बाय k1 प्लस k2 ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो रख दिया माइनस बी तो माइनस माइनस गेट कैंसिल m1 का वैल्यू हमने रख दिया है और नीचे जो है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ए जो है वो तो 1/2 आ गया आगे और ए का वैल्यू ये आ गया ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा टर्म है whereas omega 1 and omega 2 are the natural frequencies of the system
सर ये नेचुरल कैसे हो गई फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ओमेगा 2? तो ये तो वही फ्रीक्वेंसी थी ना जिससे वाइब्रेट कर रहे थे। नहीं, तो हमने एक्साइटेशन फोर्स को तो जीरो कर दिया है, ठीक है। हमने सिर्फ इनिशियल एक्साइटेशन अप्लाई की है, F1 T और FT2 को F2 T को हमने जीरो कर दिया है, ठीक है। अब अगर इनिशियल एक्साइटेशन पे जो भी सिस्टम की फ्रीक्वेंसीज होंगी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी सिस्टम की। और ये देख रहे हैं कि आप जो है वो डिपेंड कर रहा है कि फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है वो कोई भी टर्म आ सकता है कि फोर्स जो है हम अप्लाई कर रहे हैं, इसके अंदर सारे जो है वो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक हैं, मासेस हैं और स्टिफनेस है। ये फ्रीक्वेंसीज होली सोली जो है वो डिपेंड कर रही हैं सिस्टम के डिज़ाइन के ऊपर, मासेस के ऊपर और स्टिफनेस के ऊपर। ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द एम्पलीट्यूड x1 एंड x2, हम क्या करेंगे कि वहाँ पर तो एक ही एम्पलीट्यूड था सिस्टम के अंदर, यहाँ पर सिस्टम की दो फ्रीक्वेंसीज हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी पे हम दोनों एम्पलीट्यूड्स फाइंड आउट करेंगे, फिर जो है वो दूसरी फ्रीक्वेंसी पे हम दोनों एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, और हम एक टर्म डिफाइन करेंगे जो मोड शेप हम जिसको हम कहते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 सिंस दीज वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी values, ठीक है, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। thus we denote the value of x1 and x2 at omega 1। x1 और x2 का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ मास 1 एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मास 2 एट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे हम डिफाइन करते हैं इसको x1 ओवर 1, ठीक है। ये ओवर 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड का वैल्यू है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन से मास का है, ठीक है। ये फर्स्ट मास का फर्स्ट फ्रीक्वेंसी पे, सेकंड मास का फर्स्ट फ्रीक्वेंसी पे। एंड एट ओमेगा 2 के लिए हम क्या कर रहे हैं कि x1 और ओवर 2 और x2 ओवर 2, ठीक है। फर्स्ट एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट मास ओवर सेकंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकंड मास ओवर सेकंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। थोड़ा हम इसको बुक के अंदर भी देख लेते हैं, ठीक है। This shows that it is possible that the system for the system to have a non-trivial solution, harmonic solution of the equation of 5.6 when omega is equal to omega 1 and omega 2 given by equation this, ठीक है। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन ये है कि जब ओमेगा जो है वो इज इक्वल टू, मतलब दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी। अब पहले हमने अज्यूम किया था कि सिस्टम के अंदर एक ही फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू पता चल रहा है कि सिस्टम के अंदर दो जो हैं वो फ्रीक्वेंसीज पे सिस्टम वाइब्रेट करेगा। वी कैन कॉल ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सिस्टम। The value of x1 and x2 remain to be determined. The value depend upon the natural frequencies. We shall denote these values of x1 and x2 corresponding to the frequency omega corresponding to omega 1 as this x1 over 1, x2 over 1, and those corresponding to omega 2 is equal to this, ठीक है। तो further, since equation 5.8 is homogeneous, only the ratio of R1 is equal to x2 upon मतलब amplitude of the second mass at first frequency divided by can be found, ठीक है। तो सर हम ये जैसे इसने इसके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि ये कह रहा है कि ओमेगा 1 से अगर करेगा तो उसके दोनों ये होंगे, और ओमेगा 2 से करेगा दोनों के एम्पलीट्यूड ये होंगे। लेकिन हम तो जानते हैं कि ओमेगा 1 अलग से जो है ना वो फ्रीक्वेंसी है मास 1 की, और ओमेगा 2 अलग से फ्रीक्वेंसी है मास 2 की। नहीं, ओमेगा 1 जो है वो मास 1 और मास 2 की फ्रीक्वेंसी नहीं है।
ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो हैं वो सिस्टम की फ्रीक्वेंसीज हैं। पहले सिस्टम एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा, उसके बाद जो है वो सिस्टम दूसरी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा। अब सिस्टम के अंदर दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो क्या बताया ओमेगा 1 ओमेगा 2 का आपने? ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का ये है कि ओमेगा 1 मास 1 की नहीं है, ठीक है, फिर और ओमेगा 2 जो है वो मास 2 की नहीं है। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो है वो दो वैल्यूज़ हैं फ्रीक्वेंसी के, जिस पे अगर आप किसी सिस्टम को इनिशियल एक्साइटेशन देंगे तो वो थोड़ी देर के लिए पहले एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा, और जो है फिर वो डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से मास को जो है वो एक्साइटेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो मोड शेप बन रहे हैं। तो सिस्टम के पैटर्न्स होंगे वाइब्रेशन के, और फ्रीक्वेंसी जो है सिस्टम की एक टाइम पे एक ही फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब आपने किसी सिस्टम को 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को एक्साइटेशन दी तो वो थोड़ी देर के लिए ओमेगा 1 पे वाइब्रेट करेगा, उसके बाद उसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होकर ओमेगा 2 पे आ जाएगी पूरे सिस्टम की। यहाँ से आपको जो ओमेगा 1 स्क्वायर और ओमेगा 2 स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, उसमें एक होगा कि ये टर्म प्लस ये टर्म, और दूसरा होगा कि ये टर्म माइनस ये टर्म, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। सिस्टम के अंदर दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी अलग अलग, लेकिन पूरा सिस्टम एक टाइम पे एक ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा। ये 02। जी सर। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर दो फ्रीक्वेंसी एक टाइम पे नहीं होंगी कि ओमेगा 1 मास 1 की है, ओमेगा 2 मास 2 की है। सिस्टम के अंदर एक टाइम पे माइक्रो सेकेंड्स के लिए या मिनी सेकेंड्स के लिए या सेकेंड्स के लिए एक ही फ्रीक्वेंसी होगी, उसके बाद वो उसके अंदर दूसरी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ से लिखें या यहाँ से लिखें कि अब ये एम्पलीट्यूड का हम रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी पे दोनों मासेस के एम्पलीट्यूड का क्या रेशो होगा, और सेकंड जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 2, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2, तो उस टाइम पे रेशो क्या होगा। हरी अब लिखें, और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप पूछें। Yes guys, please raise your hands.
Yes, 120, 27, 162, 155. Yes, 06, 102. जी सर 106, raise your hand, please. 102, 111, 113, 119. Yes, 156. One 43, 147. Yes, you can lower your hands. सर एकड़ो तो आवाज जो का इशू दे जी आवाज नहीं आ रही सर वो कट जी और दे सर जाइए नेट नेट चेक करिए पर तो आप अभी बता रहे हैं कब से नहीं आ रही सर ये सर का रोल सर न वो थ्रू असल में मोहरम जे करे नेट जो इशू दो ले असां वटि त वो ॿुधाइण सां बि असां नेट जो इशू जो मसलो हल थिया न पर इहो आहे नोट्स वग़ैरह दोस्त खां वठी पढ़ी छॾींदो सॼो ॾींहुं सर एक्सक्यूज मी सर जी सर कल जेका एक्स्ट्रा क्लास है सर तंहिंमहिल मुंहिंजो तक़रीबन थोरी देरि लाइ क्लास कनेक्ट हुई तंहिंखां पोइ सर मुंहिंजो इंटरनेट मसइलो करे क्लास डिस्कनेक्ट थी वई तव्हांखे मैसेज बि कयो सर हुनजी मूंखे अटेंडेंस अलाए शायदि तव्हां ॾिनी हूंदी अलाए न या हुनजो छा कबो सर उनजे लाइ तूं कल्ह वारे लेक्चर जी थोरी समरी लिखी मोकिले छॾ
अच्छा सर, वो मां समरी तव्हांखे मतलब थोरी देरि खां पोइ लेक्चर ॾिसंदसि, मतलब ही क्लासेस पूरियूं करे जुमे नमाज़ खां पोइ तव्हांखे समरी लिखे ॾियां त पोइ सर थी वेंदो मुंहिंजी शाम अटेंडेंस? शाम 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 ताईं जी। चल ओके सर, ओके सर, ओके सर। सर 51 रोल नंबर है सर। 52 51 51 Yes, 51। sir. लिख रहे हैं यहाँ? 52 सर। जी 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 सर, अब लिख रहे हैं आप? जी सर। कहाँ तक लिखा है ये? 09 सर लिख लिया। हेलो, ये लिख लिया? ठीक है, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें। सर ये वैल्यूज बता दें x1 और x2 की कहाँ से आई? x1 और x2 की कौन से वैल्यूज? ये जो रेशियो में आपने ये लिखे कैपिटल X। जी जी। ये इक्वेशन नंबर 6 से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 जो है वो हमने बनाई थी। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3 4, और ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन से आपने इसके अंदर जब मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने लिखा था कि इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द ऑल वैल्यू ऑफ टाइम द टर्म बिटवीन द ब्रैकेट मस्ट बी इक्वल टू 0। इससे आप x1 और x2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। रेशो जो है ओके वो सर। हमने इससे कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने 8R2 जो है वो एम्पलीट्यूड रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द मास 2 डिवाइडेड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ मास 1 एट द फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 स्क्वायर, तो वो होगा R2, और उसका रेशो हमने लिखा है ये वाला, ठीक है। x2 डिवाइडेड बाय x1 उनका रेशो आप इक्वेशन नंबर जो दूसरी है उसके साथ उससे निकालेंगे। सर अटेंडेंस नोट हो गई? नहीं नहीं, हैंड ओवर कर लो। हैंड लोअर कर लें, हैंड हैंड ओवर लोअर कर लें। जी जी। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपने वाकई हाथ ऊपर किया हुआ और आपको अब जो है वो दर्द महसूस हो रहा हो, तो आप नहीं सर, आपने क्योंकि पहले इससे 2 मिनट पहले कहा था कि नीचे कर लें, नीचे कर लिया जी था, जी। फिर हमें लगा दोबारा ऊपर का तो नहीं कह दिया आपने। नहीं 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 नहीं, नहीं कहा, नहीं कहा। सर इसमें जाके रहना पड़ता है जब तक हाथ उठाया हुआ होता है, तो हैं? जब तक हाथ उठाया हुआ होता है जाके वो रहना दरअसल पड़ता हाथ उठाया हुआ ना, तो उसी हाथ से मोबाइल भी पकड़ा हुआ है। है। जी सर, 02 जाके रहना पड़ता है। जिस हाथ से उठाया हुआ उसी हाथ से मोबाइल भी पकड़ा हुआ है। चले ठीक है, ठीक है। सर ये स्लाइड भी आप शेयर कर दीजिएगा सर, प्लीज। जी ये सब क्लास में आप कह लेते हैं, उसके बाद मुझे याद नहीं रहता, अभी भेज देता हूँ। सर आपको याद करवा दें, कहें तो मैसेज कर दें। ठीक है, बस अभी कोशिश करता हूँ कि अभी क्लास के बाद ही फ़ौरन कर लेता हूँ। नवाजिश तो नवाजिश की बात नहीं है, ठीक है।
सर जी सर ये एम्पलीट्यूड रेशियो आपने पहले इक्वेशन 6 से लिया फिर इक्वेशन 7 से लिया? इक्वेशन जो दो इक्वेशन से हमने उन्हीं से लिया है, ठीक है। हाँ 6 7 7 इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन 7 तो ये है, 7 से नहीं, उससे ऊपर वाली जो है। ये इन दोनों में से। अच्छा एक की R1 और एक की R2। हाँ अब अगर आपने कहाँ तक लिखा है तो थोड़ा सा मैं मोड शेप को डिफाइन कर दूं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नॉर्मल मोड ऑफ द वाइब्रेशन करेस्पॉन्डिंग टू ओमेगा 1 स्क्वायर एंड ओमेगा 2 स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आप जो नॉर्मल मोड्स हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में कि x जब 1 है, जब हम फॉर ओमेगा 1 स्क्वायर फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे मोड शेप कुछ इस तरह से होंगे कि x1 1 और x2 1, ठीक है। मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द मास 1 एट 1 और एम्पलीट्यूड ऑफ द मास 2 वेक्टर हैं, तो इस वजह से हमने इसके अंदर लिखा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के साथ लिखा है कॉलम मैट्रिक्स में। या तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि r इज इक्वल टू x1 अपान और x2 जो है, तो हम दोनों को जो है वो इन टर्म्स ऑफ x1 के अंदर रिप्रेजेंट करना चाह रहा है तो r से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अभी आपको बताया कि r इज इक्वल टू x1 अपान x2 अपान x1, ठीक है। तो जब आप x2 को जो है रिप्रेजेंट करना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ x1 तो आप यहाँ इसको यहाँ ले आएंगे, तो x2 जो है x2 एट 1 नेचुरल फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू r1 मल्टीप्लाइड बाय x1 1, ठीक है। ये दूसरा नोटेशन है, ये दोनों नोटेशन मेथड है, अगर आप इसको इससे लिखें या ऐसे लिखें दोनों एक ही चीज़ है। दूसरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे रिस्पांस हम किस तरह से लिखेंगे, एम्पलीट्यूड हेलो सर। जी जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी अभी आ रही है? जी जी आ रही है सर। जी सर अब आ रही है। अब जो है आप थोड़ा सा मोड शेप को देख लें, फिर उसके बाद जो है आप लिखें मोड्स ऑफ द वाइब्रेशन हम किसको कहते हैं, ठीक है। मोड अ सर कैरेक्टरिस्टिक मैनर इन विच द वाइब्रेशन, जी जी सर हमारी क्लास एमडी की जो है वो सॉरी फॉर दैट क्लास स्टार्ट हो गई है हमारी वहाँ पे। दो सिर्फ 2 मिनट सिर्फ, ठीक ओके है। सर। मोड क्या है, ठीक है। मोड अ कैरेक्टरिस्टिक मैनर इन विच द वाइब्रेशन अकर आर अ पैटर्न और इट इज अ पैटर्न ऑफ मोशन, ठीक है। ये पैटर्न है जिसके अंदर दोनों मासेस जो हैं मूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब पैटर्न क्या है कि बोथ मासेस, ये एक 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है जिसके अंदर हमने 2 मासेस और 3 स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किए हैं। अब वाइब्रेशन के पैटर्न क्या हो सकते हैं, वाइब्रेशन के पैटर्न ये हो सकते हैं कि दोनों मासेस एक ही डायरेक्शन में मूव करें, बोथ मासेस मूव्स इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब दोनों मासेस ऊपर भी जा सकते हैं, अगर दोनों मासेस नीचे भी आ सकते हैं तब भी हम इसको कहेंगे कि ये फर्स्ट मोड है, क्योंकि पैटर्न जो है सेम है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा मोड ऑफ द वाइब्रेशन क्या है कि हो सकता है कि बोथ मासेस मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, कि दोनों मासेस जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। किसी भी किस्म की एक्साइटेशन पे हो सकता है कि दोनों मासेस आप ये ऊपर जा रहा हो और ये नीचे आ रहा हो, या ये एक दूसरे के जो है वो सामने आ रहे हो, मतलब इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो अपोजिट है एक दूसरे के। तो वो इन द बोथ मासेस पैटर्न है, मोड जो है वो पैटर्न ऑफ मोशन है, ठीक है, कि मासेस किस पैटर्न में मूव कर रहे हैं,
ठीक है, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट मोड, अगर दोनों जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सेकेंड मोड। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई सिस्टम मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, एक सिस्टम जो है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक है तो उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, किसी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो उसकी 2 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी, किसी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो उसकी 5 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी, और किसी सिस्टम की जो है वो 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसकी 10 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी। और उसके साथ साथ अगर किसी सिस्टम के अंदर एक जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसका एक ही पैटर्न होगा वाइब्रेशन का, यानी मोड उसका एक ही होगा। ठीक है, कि सिस्टम इस तरह से ही वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, और अगर किसी सिस्टम के अंदर 2 मासेस हैं या 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके 2 पॉसिबल मोशन के पैटर्न हो सकते हैं कि वो 2 तरह से वाइब्रेट कर सकता है, जिसको हम कहते हैं मोड शेप। अगर कोई सिस्टम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके 2 मोड शेप होंगे, अगर 3 डिग्री है तो उसके 3 मोड शेप होंगे, अगर 10 डिग्री है तो उसके 10 मोड शेप्स होंगे पैटर्न वाइब्रेशन के। ठीक है, और यहाँ तक अगर कोई Yes, सवाल sir. है तो आप पूछ लें। जी सर, इंशाल्लाह सर मंडे को आप वो भी बता दीजिएगा पेपर का विच वी वर कंसर्निंग, और टेस्ट का भी यू आर आस्किंग। ठीक है, ठीक। पेपर